ऑन नहीं किया किसी ने प्रोजेक्टर? क्या? क्लास प्लीज बी अटेंटिव, आ जाओ। हम लोग पॉलिसीज पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। क्या क्या है पॉलिसीज, क्या है पॉलिसीज, कैसे डिफाइन करेंगे पॉलिसीज को? हम लोग कितनी तरह के पॉलिसीज देख चुके हैं, पॉलिसीज कितनी तरह के देख चुके हैं? जैसे क्या क्या? क्लास प्लीज बी अटेंटिव, यस। एक्सप्लिसिट पॉलिसी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हर जगह जो एक्सप्रेस है इम्प्लिसिट पॉलिसी कहलाती है। इम्प्लिसिट पॉलिसी originated policy appealed policy क्या है? About certain policies, when there is doubt on some policy, then you appeal some expert or some higher level authority for understanding such policies known as connected है ये क्या? That is connected तो है ये, और ये सो भी कर रहा है कि connected है। That is implicit policy, नहीं implicit policy नहीं, appealed policy, okay? That is appealed policy। क्यों बंद कर दिया? ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पा कनेक्टर के थ्रू होता है, कनेक्टर के थ्रू होता है तो डायरेक्ट क्यों इसमें? क्यों? ये तो मेरा है ना डायरेक्ट, इसमें नहीं जरूरत है, पर ये इसमें आ रहा है, कनेक्टेड शो हो रहा है। छोड़ो रहने दो, फैन क्यों ऑफ कर दिया सारा? ओके देन नेक्स्ट पॉलिसी जो आज हम लोग पढ़ेंगे, मार्केटिंग पॉलिसी कर चुके हैं। मार्केटिंग पॉलिसी किस किस चीज से रिलेटेड होता है? प्रोडक्ट से, प्राइस से, प्रमोशन से, एंड व्हाट नेक्स्ट? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यस। ओके, सो प्रोडक्शन पॉलिसीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? प्रोडक्शन पॉलिसीज में क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है? सबसे पहले मैंने बताया था साइज ऑफ द रन का मतलब है कि कितना प्रोडक्शन है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है या फिर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, राइट? इस पर पॉलिसी बनाना। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्लास व्हाट हैपेंड? मैं क्या पढ़ा रही हूँ? पीछे वाले बच्चे बताइए आप लोग, मैं क्या बता रही हूँ?
अच्छा, आगे से बताओ मैं क्या पढ़ा रही हूँ। सुनाई नहीं देता कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। क्या बात नहीं आती? मेरी आवाज आ रही है वहाँ पे? यही सेम था। यहाँ कैसे क्या आवाज आ रही है? आप बस शांत हो जाइए, बस आप शांत होकर देखिए कि आवाज कैसे आती है। बाकी किसी दूसरे चीज में ना दोष मत दो। हमेशा हमारी आदत है कि हम अपनी गलती होगा कहीं ना कहीं इस वजह से ये हुआ, इस वजह से ये हुआ, सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आप क्या कर रही हो। समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान दो। मैं प्रोडक्शन पॉलिसी बता रही थी तब से, ठीक है ना। मार्केटिंग पॉलिसी हम लोगों ने क्विक रिकैप किया कि क्या क्या चीज से रिलेटेड मार्केटिंग पॉलिसीज होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाता है, प्राइस से रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं, प्रमोशन यानी एडवर्टीजमेंट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉलिसी बनाते हैं। समझ में आया? और अब हम लोग उसके बाद प्रोडक्ट पॉलिसीज की बात करें, प्रोडक्शन पॉलिसीज की बात करें। प्रोडक्शन पॉलिसीज में भी सर्टेन पॉइंट्स है जिससे रिलेटेड आपको पॉलिसीज प्री डिफाइन करने होते हैं। जैसे पहले साइज ऑफ रन बोलते हैं। अगर साइज ऑफ रन करने का मतलब है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यस, अगर आप मास लेवल प्रोडक्शन में जाते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जाते हैं, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो आपको ऑटोमेटाइजेशन करनी पड़ेगी, मशीन ज्यादा से ज्यादा लाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जो भी रनवे है वो क्रिएट करना पड़ेगा, मशीन लेआउट ये सब बनाना पड़ेगा। अगर मैनुअल प्रोडक्शन है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है या कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन है, तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी? फिर आपको इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैकेनाइजेशन में नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटाइजेशन में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैनुअली उस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को कुछ दिनों में कर सकते हैं, उस ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक साथ इतना हमको क्या मास में डिमांड है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन कब होगा? जब डिमांड ज्यादा होगा। तो जब डिमांड ज्यादा है तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि हम मैनुअली इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और अगर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो हमको दूसरा बेनिफिट क्या होता है? यस, इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है ना। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम जब रिसोर्सेज प्रोक्योर करते हैं तो वो भी अधिक एक साथ बल्क में करते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो भी आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। साथ ही आपकी जितने भी लेआउट, जितने भी मशीन है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी टूल्स है, वो सभी कंप्लीटली यूटिलाइज हो पाते हैं, राइट। तो इससे भी आपका बचत होता है। समझ में आया? इसीलिए पहले तो प्रोडक्शन का साइज क्या है ये डिसाइड करना पड़ता है, एंड देन आप उसके बेसिस पे ऑटोमेटाइजेशन करना है, मैनुअल रखना है, ये सब आप डिसीजन लेते हैं, राइट। ऑटोमेटाइजेशन पॉलिसीज कब होगा? जब आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। लार्ज स्केल प्रोडक्शन यानी ज्यादा डिमांड है आपके प्रोडक्ट के लिए, अब आप मैनुअली इस डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो फिर आपको हेल्प लेना पड़ेगा टेक्नोलॉजी का, मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का। उसके बाद आप इसको फुलफिल कर सकते हैं, राइट। प्रोडक्शन एंड स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, इससे तुम्हें टर्म से ही क्या समझ में आता है? देखो, नॉर्मली जब आपका ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं जाके स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हो गया स्टैंडर्ड कर लिया आपने। किस किस चीज को स्टैंडर्डाइज कर लिया? मशीन को, प्रोसेस को, रॉ मटेरियल को, रिसोर्सेज को, एंड टेक्नोलॉजी आपने तो वो लोग क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा, ज्यादा तो होगा ही, बल्कि तो प्रोड्यूस करेंगे। स्टैंडर्ड होगा मतलब कि आपके बेंचमार्क को हर बार मैच करेगा। अब बेंचमार्क का क्या मतलब होता है?
किसी भी चीज को तो बेंचमार्क मतलब होता है जैसे आपको आप हर जगह देख लीजिए, हर चीज का एक फिक्स साइज होता है, यूनिट होता है, राइट? स्टैंडर्ड आप बोल रही और अब ये फिक्स है ना स्टैंडर्ड, आपको इन चारों ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन है इसके अलावा ऑप्शन तो क्या कर स्टैंडर्डाइज कर दिया है जब पार्सल और ऐसा करते हैं बाकी कोई नहीं देने वाला है। अब इसमें क्या होगा कि और चारों के लिए अलग जो भी यहाँ पे पैकेजिंग होता है उसमें उसके चार कोई बाकी कोई ऑप्शन नहीं। बेंचमार्क का मतलब होता है कि एक बार आपने अपने लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है, उस स्टैंडर्ड को हर बार आप कैसे मैच करेंगे या फिर आप लगाओ उसी फिक्स आपका आप सेट किए हुए स्टैंडर्ड को बेंचमार्क उसको आप क्या कर पाएंगे, मैच नहीं कर पाएंगे, पर आप वो वैरी करेगा, राइट? तो हर बार वैरी करेगा, इसका मतलब आपका जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का वो स्टेबलाइज नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। बेंचमार्क तुम ये भी कह सकते हो, जैसे कि मान लो कि क्वालिटी का बेंचमार्क हो सकता है, वो एम बोल रहा था तो एम को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर पाती हूँ कि एम और बेंचमार्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे बेंचमार्क आपका यूनिवर्सिटी के रिजल्ट का बेंचमार्क हो सकता है कि 100 में अगर 60 नंबर आता है तो फर्स्ट डिवीजन। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये वैरी भी कर सकता है मान लो, लेकिन अभी तक तो हमको यही मालूम है कि 60% इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट डिवीजन। तो 60% बेंचमार्क है ना फर्स्ट डिवीजन के लिए, इसके नीचे 59 पॉइंट सम परसेंट भी है तो भी सेकंड डिवीजन। तो अब ये स्टैंडर्ड पता चला ना, तो हर बार आपको अगर फर्स्ट डिवीजन लाना है तो एटलीस्ट 60% या उसको क्रॉस करना पड़ेगा। एक बेंचमार्क सेट है, राइट? ये स्टैंडर्ड है, ये एम से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है आपको? ठीक है, ये ही जो सेट स्टैंडर्ड है यही आपका बेंचमार्क है। एंड एवरी टाइम इफ यू स्टेबलाइज योर बिजनेस प्रोसेस, इफ यू स्टैंडर्डाइज योर बिजनेस प्रोसेस, तो क्या होगा, आप हर बार इस बेंचमार्क को मीट कर सकते हैं, यानी मैच कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने अपने कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए फिक्स किया है। ठीक है, नेक्स्ट है मेक और बाय पॉलिसी। मेक और बाय पॉलिसी मतलब सिंपल है, क्या है? या तो हम क्या करेंगे, सब चीज खुद से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना? खुद से प्रोड्यूस करेंगे, खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, बेचेंगे अपने लोगों के अंदर। तो जब हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं उसको मेक पॉलिसी या मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बोल सकते हैं। नाउ प्रोडक्शन मैनेजमेंट has to decide whether we are going to produce everything in house, मतलब कंपनी के अपने प्रोडक्शन हाउस में सब कुछ वो प्रोड्यूस करेंगे, या फिर सर्टेन थिंग्स दे विल प्रोड्यूस आउटसोर्स। ठीक है ना? आउटसोर्स यानी बाहर से लेकर आएंगे। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है और से प्रोड्यूस करना, आपने बनाया नहीं है, आपने जो भी होता है, जो क्या करती है वो दूसरे जगह से परचेज करते हैं। और अपने यहाँ इनका असेंबली अपने नाम से बेचनी है, तो ये डिसीजन भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, whether you are going to manufacture everything of your own or part of things has been manufactured in house and rest of the things will procure from the other sources, right? तो ये दोनों डिसीजन के बाद आप मेक और बाय पॉलिसी बना सकते हैं, या फिर आप कंप्लीटली
क्या करेंगे, प्रोक्योर करेंगे और उसको असेंबलिंग करके बेचेंगे, ये भी आपका डिसीजन हो सकता है। देन इन्वेंट्री लेवल पॉलिसी, इन्वेंट्री लेवल पॉलिसी मतलब क्या, सिंस स्टॉक सम ऑफ द कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब आप स्टॉक में कुछ सामान खरीद करके रखते हैं तो क्या होता है, आपका कैपिटल उसमें इन्वॉल्व होता है। तो वैसे चीजें जो क्विकली रिक्वायर्ड होते हैं, आते जाते रहते हैं, मतलब जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसको बल्क में परचेज करेंगे तो फायदा क्या होगा, आपको मिलेगा, सस्ता आएगा, और वो भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में भी तुरंत यूज हो रहा है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा रुकेगा नहीं, यूज हो जाएगा, सेल हो जाएगा, आपका पास फिर से वो फंड वापस आ जाते हैं। ज्यादा से खराब हो सकता है, हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि आपका उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल फंसा हुआ है, राइट? तो क्यों हम फंसा रहे हैं उसको महीना, क्योंकि एवरी टाइम कैपिटल शुड रोटेट इन द बिजनेस, तो वहां पे रोटेट नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको इन्वेंट्री पॉलिसी बनाना पड़ेगा। और इन्वेंट्री पॉलिसी को समझने के लिए अगेन जब आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे किसी ईयर में, देन यू कम टू नो कि एबीसी एनालिसिस है, ईओक्यू है, जस्ट इन टाइम है, ये सारे इन्वेंट्री के लिए। ईओक्यू मतलब मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, अभी इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, राइट? ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, कितना ऑर्डर प्लेस किया जाए, कितना क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिक हो, राइट, सस्ता हो। एक ये फॉर्मूला है इसका, आपको पूरा बताया। नेक्स्ट है जेआईटी, जो मैंने भी बताया, जस्ट इन टाइम, यानी कि अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो आप समय के जिस समय पे जरूरत हो उसमें आप एक रुपए बहुत पहले स्टॉक और तीसरा है ABC तीनों प्रोडक्ट क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बी एक्सपेंसिव, कि वो कितना एक्सपेंसिव है, राइट? अगर बहुत अधिक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और उसकी यूसेज कम है तो वो क्या करेंगे, आपका ए कैटेगरी में आएगा, उसको आप कम से कम प्रोक्योर करेंगे और समय आने पे प्रोक्योर करेंगे। बी जो नॉर्मली यूज होता है बहुत अधिक एक्सपेंसिव और इसलिए राइट, तो फिर आप इसको कैसे प्रोक्योर करेंगे, आपको बी एंड सी कैटेगरी हमेशा खर्चा होते रहता है, तो उसको हम क्या करेंगे, सी कैटेगरी में रखते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस और ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन सच रिसोर्सेज, एबीसी एनालिसिस भी है किसका, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का पॉलिसी। नाउ ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डिसाइड कि हम कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन से पॉलिसी यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे। क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉलिसी, और कुछ नहीं है इसमें, राइट? नेक्स्ट है फाइनेंशियल पॉलिसीज। फाइनेंशियल पॉलिसी सिंपल, सोर्स ऑफ कैपिटल पहला पॉइंट है, सोर्स। अच्छा ठीक है, प्रोडक्शन में कुछ समझने में दिक्कत है, मार्केटिंग में कुछ समझने में दिक्कत है नहीं, सोर्स ऑफ कैपिटल थोड़ा समझ लेते हैं। आप ही लोगों में से किसी का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप लोगों में से किसी को कोई स्टार्टअप शुरू करना है, आइडिया है आपके पास, स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल, ठीक है, आप कैसे पैसे जनरेट करोगे, कैसे? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें अपने बिजनेस के लिए कुछ फंडिंग लाना है, पापा से पूरा पैसा पापा से ये लोगे, पापा बोले मेरे पास तुम्हें वाला, चलो ठीक है, पापा से लेंगे, इसे गुड ऑप्शन, राइट? लेकिन कितना पापा पूरा क्यों देंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए? मान लो तुम डुबा दो उसका सारा पैसा तो अच्छा ठीक है, मतलब आप इन हाउस फंडिंग पूरा जनरेट करेंगे। मान लीजिए एक क्लास में वो लोग बोलेंगे आप ज्यादा से ज्यादा, अब ये तो उनकी मर्जी पे है ना, वो बोलेंगे कि हम ज्यादा तुम्हें
30-35 या 50,000 दे सकते हैं। तो चलो 50,000 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाकी अच्छा ठीक है, सुनो, हम बोल रहे हैं फंड कैसे जनरेट करते हैं। पापा ने क्लिक बेच के वो 25,000 दिया। अब बताओ ओके कितना बैंक से लेंगे, बैंक से इंटरेस्ट पे लोन लेंगे, ये भी एक ऑप्शन है। ओके, और क्या सोर्सेज क्या है? देखो क्या होगा नहीं होगा डोंट थिंक अबाउट। तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है पहले मुझे ये बताओ ना। घर से लेंगे, ठीक है, शार्क टैंक यानी इन्वेस्टर से सीख करेंगे, इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें इन्वेस्ट करिए, या गवर्नमेंट से लेंगे तो बैंक हो गया ना, गवर्नमेंट का ही तो बैंक है। बैंक इज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप वहां से ले रहे हैं लोन, आप घर से अपने नियर एंड डियर वन से ले रहे हैं, अपने पेरेंट्स से अपने फ्रेंड से ले रहे हैं, आप बैंक से ले रहे हैं, आप इन्वेस्टर से सीख कर रहे हैं, और क्या है? क्या कोई एक बोलो थोड़ा लाउडली, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सब बोलो बोलो क्या बोलो। वो जब बोल रहा है उसको बोलने दो। ओके गाइस, सो आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, अब आपको पता चला अलग-अलग माध्यम से आपके पास पैसा आ सकता है। हर माध्यम का अपना प्रोस एंड कॉन्स है। जैसे मैं बताती हूँ, उसने बोला पेरेंट्स से लेंगे, तो पेरेंट्स ऑब्वियसली इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, ठीक है। यानी जो आपके फ्रेंड है या आपके पेरेंट्स को आपको बोलेंगे ठीक है अभी ले लो, मुझे जब आए तो वापस कर देना, या फिर 6 महीने में वापस कर देना। एक टाइम के साथ तो आपको फ्री में बिना किसी इंटरेस्ट का दे दो। एक सोर्स ये हो गया, ठीक है। आप एक फाइनेंस किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के पास जा सकते हैं, बैंक के पास जा सकते हैं, एनबीएफसी के पास जा सकते हैं, वहां से आप लोन सीख कर सकते हैं। आजकल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। पहले मुझे बोलने दो, लेट मी कंप्लीट। तो आप बैंक के पास या किसी स्मॉल फाइनेंसिंग जो कॉर्पोरेशंस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनसे आप लोन सीख कर सकते हैं। बैंक जब भी आपको लोन देती है, अगर बिजनेस पर्पस से देगी, तो आपके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट देगी, तो आपको पहले अपना प्रोजेक्ट जमा करना है। अगर बैंक को लगेगा ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आप जो उनका पैसा लेंगे वो बैंक को वापस कर पाएंगे, वो अप्रूवल के बाद में जाएगा, राइट। अगर उसको लगेगा आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, और जो ऐप है जो अभी डिमांड में है वैसा होना चाहिए ताकि उनको लगे कि इसमें काफी शार्प टाइम में जाएंगे। शार्प टाइम में जाएंगे का मतलब है सिंपल कि आप इक्विटी बेस्ड लोन आप जनरेट करेंगे या फिर सीधा इंटरेस्ट बेस्ड लोन करेंगे। अब इंटरेस्ट बेस्ड तो आपको 25%, 12%, 15% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा, तो वो भी बैंक भी आपको देती है सर्टेन परसेंटेज पे इंटरेस्ट पे लोन। बैंक आपको इंटरेस्ट पे लोन देगी, या फिर आप किसी और से करेंगे, बैंक आपको थोड़ा सस्ता इंटरेस्ट देगी। आप किसी पर्सन से लीजिएगा, तो 20%, 21%, 22% जो उसकी मर्जी में दे सकता है, राइट। अब आप जो भी उसकी मर्जी में, ये बोलिए आपको एग्री है तो आप लीजिए, तो मत लीजिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है बिजनेस करने का। क्या सुनो, अभी मेरी बात सुनो, मैं सोर्स फंडिंग जनरेट करने की बात कर रही हूँ। तो आप क्या करेंगे कि आप हर इन्वेस्टर प्रमोट करें, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। अब तुम शार्क टैंक से थोड़ा बाहर निकल के सोचो, तो लोग अपने बिजनेस के लिए गाँव मोहल्ले में जो वो रहते हैं, महाजन रहते हैं, उनसे भी लेते हैं ना, क्या वो भी तुम्हारे बिजनेस को प्रमोट करते हैं? उनको पता है उनको तो नहीं मिलेगा पैसा, तो क्या करवा देंगे? समझ में आया? तो सारे इन्वेस्टर्स प्रमोट नहीं करते हैं, वो तुम शार्क टैंक के एंगल से सोच रहे हो इसलिए तुम बोल रहे हो वो प्रमोट करेंगे। अभी समझ में आया? ठीक है। तो उसके बाद इक्विटी बेस्ड आप लोन ले सकते हैं। इक्विटी बेस्ड लोन मतलब भाई 1 लाख का मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं जितना 5%, 10% जो भी इक्विटी आपको देना, उतने के मालिक आप बन जाइए और आप मुझे पैसा देंगे। ले सकते हैं। उसके बाद आप इक्विटी बेस्ड लोन ले सकते हैं। इक्विटी बेस्ड लोन मतलब
सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स के डिवेंचर्स में बताती हूँ क्या होता है। डिवेंचर्स वो होता है, किसी ने पूछा बैंक क्यों देगी लोन, ये तो पता चला। अच्छा, समटाइम्स बैंक आपको बिना कोई कोलैटरल लिए हुए लोन देती है। कोलैटरल लिए हुए का मतलब होता है, जब हम एक एग्जांपल जैसे गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो हमको लोन किस चीज के अगेंस्ट मिलता है, जितने का हम इक्विवेलेंट गोल्ड देते हैं उतना का इक्विवेलेंट हमको पैसा दे देता है। हम अगर पैसा नहीं देंगे तो उनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी में हमारा गोल्ड पड़ा हुआ है, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये लोन हो गया जहाँ पे आप कोलैटरल के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, लेकिन डिबेंचर से उससे मिलता है। आपके क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पर, क्रेडिट वर्दीनेस अगर हम बोले तो कितना ज्यादा आप कितना ज्यादा अच्छा टारगेट किया है, आपने बैंक से पहले कितने लोन लिए हैं जो ऑन टाइम आप उनको रीपे कर दिया है। इस सब से किसी भी फर्म का, कंपनी का मार्केट में क्रेडिट स्कोर, तो अगर आप अच्छे उधार लेने वाले तो टाइम पर दे देते हो तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप मार्केट को तो अब ये डिफरेंट सोर्सेस है, इन सोर्सेस से कंपनीज क्या करते हैं, फंड्स जनरेट करते हैं। ये एक इसका पॉलिसी हुआ। नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, करंट असेट्स एंड वर्किंग कैपिटल, राइट। क्या हो गया, तुम लोग तो ज्यादा अच्छे समझते हो, बताओ। ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल मतलब आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। क्या क्यों पड़ने वाली है, तो ओवरहेड कॉस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए, सैलरी देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, साइट रेंट है, फीस है, इन सब चीजों को पे करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। मशीन पे ऐसा नहीं करेंगे, बिल्डिंग को बेचकर क्या आप नहीं करने वाले। तो वर्किंग कैपिटल जो आपका और कोई असेट, ठीक है, आपके हाथ में कैश है, ठीक है ना, जो आप कभी भी फ्लो हो सकता है, कभी भी कंपनी के किसी काम के लिए यूज किया जा सकता है, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करना, वो वर्किंग कैपिटल पॉलिसी को डिसाइड करना भी क्या होता है, फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। ठीक है, तो आप करंट असेट्स में और जो ऑन गोइंग असेट्स है करंट, जिसको आप यूज कर सकते हैं, तो उसका वर्किंग कैपिटल पॉलिसी वही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, यानी अगर आप पे किसी ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आप में किसी ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, आपको किसी ने पैसे दिए हैं, तो क्या करना पड़ेगा उसको, घर वालों ने पैसे दिए हैं, बोले ना कि जब अच्छा बिजनेस हो जाए तो वापस कर देना, ठीक है, बैंक को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिविडेंड के बेसिस पर जिसने जो किसी ने अगर इक्विटी लेकर के इन्वेस्ट किया है, तो जितना आपका फायदा हुआ है उतना 10% इक्विटी है तो 10% प्रॉफिट का 10% आपको शेयर करना पड़ेगा। तो जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दो भाग में पहले कंपनी बांटेगी। एक भाग होता है प्रॉफिट का, वो रिटेन प्रॉफिट होता है, वो अमाउंट होता है जो हम रिजर्व करके रखेंगे अपनी कंपनी के अगेंस्ट, किसी फ्यूचर काम के लिए जब जरूरत होगा तो हमारे पास इतना ऑलरेडी रहेगा कैपिटल, जिसको हम आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हाँ, 50% 70% आपके रिटेन प्रॉफिट का। नेक्स्ट बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट वो आप शेयर कितना हमने शेयर किया था उसके अपने प्रॉफिट के बेसिस पे पीरियोडिकली हम आपको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है, तो बोनस के बेसिस पे, डिविडेंड के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पे करते हैं। बॉन्ड भी एक वैसे ही होता है, नॉर्मली पब्लिक से भी हम, मतलब पब्लिक से भी कंपनी क्या करती है, आईपीओ जानते हो क्या होता है, इनिशियल पब्लिक, इनिशियल पब्लिक पर क्या है वो, कोई कंपनी में मांगा है पैसा कलेक्ट करने के लिए, पैसा रेज जब तक वो कंपनी बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तब तक वो आईपीओ नहीं इशू कर सकती है। टू इशू आईपीओ दे हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर बीएसई, यानी कि बीएसई एनएसई यानी स्टॉक एक्सचेंज में आपका नाम
होना चाहिए। Once you get listed in a stock exchange, you can offer IPO. अब ये IPO ही है जहाँ पे आप इनिशियल पब्लिक ऑफर करते हैं, आप पहले पब्लिक को ऑफर करते हैं कि आप हमारे शेयर अब खरीद सकते हैं, राइट? और जब शेयर खरीद सकते हैं कभी-कभी हम शेयर में नहीं लगाना चाहते हैं, राइट? देखो शेयर इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, उसके लिए आपको हमेशा ऑन टू रहना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा। अगर आप किसी मिडिलमैन के थ्रू शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं तो आप डूब जाएंगे, ठीक है ना? वो सिंपल है, एज सिंपल एज दिस। शेयर में ट्रेडिंग तभी करना चाहिए जब आप और खुद आप चेक कर पाते हो, ठीक है? छोटा-छोटा स्टेप आप कर सकते हैं इसको, लेकिन डीमैट अकाउंट खुद आपको ऑपरेट करना हो जाएगा तो ये आसान रहेगा। किसी ब्रोकर के थ्रू इस पर करेंगे तो क्योंकि वो बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? एक सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट, ठीक है ना? एकदम ट्रेडिशनल तरीका है, भले ही तुमको इतना ही इंटरेस्ट वापस आएगा, ठीक है ना? जितना भी आपको 5%, 4%, 6% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वो सिक्योर्ड इसलिए है क्योंकि वो डूबेगा नहीं, अनलेस अनटिल बैंक नहीं डूब जाता तुम्हारा वो फंड डूबेगा नहीं, तो वो सेफेस्ट है। तो बीच का एक रास्ता मुझे सबसे रिस्की मैंने बताया, और सबसे क्या हो गया सिक्योर। क्या बात हुई? तुमने बस ये बता दो कि बात क्या हुआ। अब मैं बीच का रास्ता बताती हूँ, कौन जो है वो आपको एक बीच का रास्ता देती है, कैलकुलेटेड बहुत रिस्की भी नहीं है और बहुत ज्यादा सेफेस्ट भी नहीं है, कि आल्सो डिपेंड अपॉन द मार्केट रिस्क। एसआईपी वगैरह क्या है, में आप क्या करते हैं, आप छोटे-छोटे और जब मार्केट अच्छा रहेगा तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तब मिलेगा, लेकिन फिर भी आप मुझे you have to wait. It was a इसको 5-6 साल के लिए छोड़ेंगे तभी आपको फायदा होगा। ये बहुत जल्दी निकालने और बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। पार्शियली आप अपना जो प्रॉफिट को समझ में आया, तो बॉन्ड होता है जहां पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू ये भी सिंपल लैंग्वेज में एक तरह का लोन ही है जिसमें पीरियोडिकल आपको इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द सोर्सेज हो गया, ठीक है ना? सोर्सेज ऑफ फंड्स के बाद वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे और वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है। देन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिटेन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ बोनस, राइट? अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में, बोनस के रूप में शेयर करेंगे प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस मतलब क्या होगा? वो सारे असेट्स जो आपने ले रखा है वो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसका जो भी मूल्य हो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, लेकिन जब हम 6 महीने बाद ही बेचते तो वो अचानक से आधे पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारे असेट्स बढ़ते नहीं है। जमीन में इन्वेस्ट करो बढ़ेगा, राइट? गोल्ड में इन्वेस्ट करो बढ़ेगा, लेकिन इन सब चीजों में जो आपका फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे कि आपका कोई गाड़ी हो गया, इस तरह के जो एसेट्स है वो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, मशीन में, गाड़ी में, तो क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएट करेगा, उसकी वैल्यू कम होते चली जाएगी। तो ये जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एक्सटेंट तक हम राइट ऑफ कर सकते हैं, वेयर एंड टियर जो हुआ है वो कितना रख सकते हैं। तो ये प्रोविजन फाइनेंस मैनेजर को करना होता है अपने फंड के लिए कि हमारा कितना ज्यादा राइट ऑफ हो जाएगा या फिर वेयर एंड टियर हो जाएगा या डेप्रिसिएट हो जाएगा, और फिर हम उसको बाद में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फाइनेंशियल पॉलिसीज हो गए। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में पर्सनल पॉलिसीज अभी करें क्या? ठीक है, इसके बाद तुम बोल रहे हो डेलीगेशन, और डेलीगेशन के बाद डिसीजन मेकिंग, दैट्स इट, है ना? नहीं हुआ है क्या?
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का रिवीजन नहीं कर पाएगा। ठीक, एग्जाम होगा, तुम्हारे सीनियर का भी एग्जाम होगा। तुम इन सब चक्कर में मत पड़ना कि एग्जाम। इतने कोरोना में तो तुम्हारे सीनियर का को प्रमोट किया नहीं गया, तुम लोग इधर से करते हो। सचिन, आप अपने बेंच पे प्लीज शांति बनाए रखिए। Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Six present. Okay. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. बात कर लो पहले। 33, 33 एब्सेंट है। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. क्या हो रहा है? 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97, 98, 99, 100. That's it, na? अच्छा, अभी तक जो हम पढ़ा रहे हैं वो कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि रिवीजन हो रहा है
और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट तुमने बोला कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बचा हुआ है, डेलीगेशन बचा हुआ है, डिसीजन मेकिंग बचा हुआ है और कम्युनिकेशन बचा हुआ है, और कुछ नहीं बचा हुआ, वो सब हो चुका है। मैंने जब मोटिवेशन खत्म किया था तो फिर वहीं से रिवीजन भी करवाया था, तो वो बचा नहीं है, तुम्हारा छूट गया होगा क्योंकि वो मैंने ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाए थे, ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारा छूट गया। तुम पढ़ के देखो, कुछ दिक्कत होगा तो पूछ लेना, राइट। अच्छा, ऑल दोज न्यू स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आपको कोई एकदम से न्यू स्टूडेंट से नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है, जो 4 दिन 5 दिन पहले आए हैं, 1 हफ्ता पहले आए हैं, वो प्लीज खुद अपने प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नोट्स मिला गुलशन, नोट्स दिया तुमने? हाँ, नोट्स मिल गया ना? अब जहां पढ़ना शुरू करो, जहां प्रॉब्लम होगा वहां मुझसे पूछना। बाकी जो महीने दिन से कर रहे हैं, जो महीने दिन वाले, 1.5 महीने वाले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आपको कोई डाउट है जितना रिवीजन हुआ है उसमें? नहीं, या पढ़ना नहीं शुरू किया है खुद से? समझ में आ गया ना? ठीक, हाँ, इसमें थियरी है।